यार आई एम हम्म। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी साहिल, इस चीज के ऊपर मैं टकरे मार मार के थक गया था कि यार इस गधे ने दीने इलाही क्यों बनाया था। हाँ, लाइक कोई सुनता आई नहीं था। कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि उसका एंगल ये था। यार इसके सारे सोर्सेज आपकी किताब में लिखे हुए हैं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अगला सवाल आपसे ये है कि आप एक कम्युनिस्ट थे अपनी एक जिंदगी के हिस्से में, तो रिटर्न कैसे हुए फिर इस चीज से? हाँ, सो एक क्योंकि आपके तो कहानी मैंने कई बार सुनी है कि आपने किस तरह की जिंदगी बिताई है। जी। और होता क्या है कि इन द कॉन्ट्रास्ट अगर आप हिंदुओं को देखेंगे तो बिकॉज हिंदू ट्रेडिशन में सब कुछ बड़ा ये होता है ना कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बड़ा ओपन आर्किटेक्चर है टू सम सब एक्सटेंट, चलता है। सब चलता है। तो कई बार जो चीज सुंदर भी लगती है देखने में, कई बार वो आपके लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। और हम्म। हुआ ऐसा कि बिकॉज हिंदुइज्म इन जनरल इज वेरी लिबरल, और इसीलिए कई बार जब ये लोग बोलते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड कैन वी ऑल को एग्जिस्ट, तो वहां पे एक सवाल ये उठ जाता है कि क्या एक 100 बकरियां या फिर 100 हिरन एक ऐसे घाट पे पानी पी सकती है जहां पे वो प्रेडेटर लायन भी पानी पीने आ रहा है या टाइगर पानी पीने आ रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट समवन इज लायन और टाइगर और समवन इज डियर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ है कि मेटाफोरिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे, क्योंकि जो वर्ल्ड व्यू है हमारा हिंदुओं का वो बहुत अलग है। और जब हिंदू जो होता है वो, आप एक बहुत बेसिक मंत्र है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र में आप सवितर यानी कि सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आप जितना भी मंत्र देखेंगे इट्स ऑल अबाउट नेचर, या जितनी पूजा पद्धति होती है, आप यहाँ पे कुछ ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि अगर मैंने सुबह में सूर्य की उपासना कर ली तो ये जो दूसरा भगवान जिसका मैं शाम शायद संध्या काल में उपासना करूंगा या पूजा करूंगा वो उससे बड़ा है या इससे छोटा है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। और वो बुरा भी नहीं मानेंगे कि मेरी यस, क्यों कर रहा है, उसकी क्यों कर रहा है। बिल्कुल नहीं। एक घर में आपको एक शैवाइट भी मिल सकता है, एक वैष्णव भी मिल सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद को नास्तिक मानते हैं। एक घर में ये बिल्कुल आराम से चल सकता है और सब कोई एक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे। कोई अपने थॉट को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करेगा। सो इस वजह से क्या होता है कई बार कि जो हिंदू सिस्टम है वो कई बार आपको वनरेबल भी बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हुआ ये था कि मुझे, और जब आप साइंस की पढ़ाई, आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो आप बड़े रैशनल होने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं तो भगवान में नहीं मानता, सब कुछ गलत है। और जब आपके इन द कॉन्ट्रास्ट जो आपके जो बाकी के सहपाठी हैं यानी कि जो मुसलमान हैं या क्रिश्चियन है, दे आर वेरी क्लियर एंड वेरी सॉर्टेड विद देयर फेथ सिस्टम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्पेशली मुस्लिम्स आर वेरी सॉर्टेड। तो उस, और वो अपने फेथ को काफी रैशनल दिखाने की कोशिश करते हैं। और हिंदू यहाँ जब अपने ट्रेडिशन को की हंसी उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है कि ये सब कुछ, लेकिन वो अपने ईमान के पूरे पक्के रहते हैं, मतलब अपने दीन के ईमान के पूरे पक्के हैं मुसलमान, या फिर जो क्रिश्चियन है वो भी बहुत क्लियर है। लेकिन हिंदुओं के साथ वो नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये बहुत कूल लगने लगता है कि आप अपने ट्रेडिशन के ऊपर हंस रहे हैं। और ये मेरे साथ हो रहा था। धीरे धीरे मैं दूर भागता गया ट्रेडिशन से। और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ ऑप्रेस्ड। तो मुझे लगा कि रिलीजन को सच में रिलीजन से दूर जाना चाहिए। और रिलीजन का मतलब मेरे लिए सिर्फ हिंदुइज्म था और कुछ भी नहीं था। और मैं उससे दूर होता गया। जब मैं आर्किटेक्चर के स्कूल में पहुंचा तो वहां पे क्या होता है कि आर्किटेक्चर में आप इमेजिन करते हैं चीजों को, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी छूट होती है। तो जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी छूट होती है तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप जो आर्किटेक्चर में, जैसे मॉडर्निज्म कुछ एक आर्ट फेनोमेनन है,
तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, पोस्ट मॉडर्निज्म एक आर्ट मूवमेंट था। तो जब आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो इन सब का रूट कम्युनिज्म है, और आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे विश्व में क्रांति ला देंगे। और जब ऑब्वियस सी बात है, आप 17 साल के होते हैं, 18-19 के होते हैं, तो आपको लगता है कि आपसे बड़ा तो कोई क्रांतिकारी है नहीं, आप पूरे विश्व को बदल देंगे। और मुझे भी ऐसा लगा और मैं कम्युनिज्म के रंग में रंग गया था। लेकिन जब ये 2013 की घटना है, जब मैं एक आर्किटेक्चर स्कूल में एज अ लेक्चरर काम कर रहा था और साथ में अपना रिसर्च भी वहां पे कंटिन्यू कर रहा था, वहां के बच्चों को लेकर के मैं एज अ फैकल्टी इंचार्ज अजंता केव्स गया था, अजंता और एलोरा। तो मैं जब एलोरा केव्स पहुंचा तो वहां के ग्रैंडर को देख करके मैं पूरी तरह से हतप्रभ रह गया, क्योंकि अब तक जो एलोरा के जो मंदिरों के स्केचेस थे वो मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में 10 मार्क्स के लिए उसके स्केचेस बनाए थे। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली जाके देखते हो, आप उसके ग्रैंडर देखते हो, आपको लगता है कि जिंदगी में शायद कुछ भी नहीं देखा था, मतलब दिस इज जस्ट टू अमेजिंग। उसके बाद जब मैं अजंता केव पहुंचा, तो अजंता केव जाना जाता है अपने पेंटिंग्स के लिए, जो वहां पे बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं या फिर पुराण से पेंटिंग्स किए हुए हैं, इस तरह के पेंटिंग्स पड़े हुए हैं, और वो पेंटिंग्स गुफाओं के अंदर है। तो मुझे लगा कि गुफाओं के अंदर अगर पेंटिंग है तो गुफा के अंदर तो डार्कनेस होता है, हाउ कैन यू डू द पेंटिंग, जब लाइट नहीं है तो आप पेंटिंग कैसे करेंगे? तो मतलब दिन में भी नहीं होता है? नहीं, लाइट पहुंचता ही नहीं अंदर में। और आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज कि पेंटिंग किया कैसे लोगों ने इतने डिटेल में। तो मैंने गाइड से पूछा, वो नहीं बता पाया। क्योंकि जो फिर मैं शाम में हम लोगों की मुलाकात एक वहां के एक्सपर्ट प्रोफेसर देशपांडे से हुई। तो उन्होंने फिर फेनोमेनन एक्सप्लेन किया। उन्होंने मुझे बताया कि आभास देखो, ये जो अजंता केव्स है वो साउथ डायरेक्शन को फेस करता है, इट इज इन द शेप ऑफ यू। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो वो साउथ को फेस कर रहा है। और उसके कारण क्या होता था कि, और ये जो कलर्स यूज होते थे पेंटिंग्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कलर्स थे, मतलब प्लांट वगैरह से निकाले हुए कलर्स होते हैं, राइट, ऑर्गेनिक। और उस समय लाइट का सोर्स सिर्फ आग हुआ करता था। तो आप अगर आग जला करके ऑर्गेनिक कलर्स यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक चीजों की टेंडेंसी होती है कि जब फायर से एक्सपोज होती है तो कार्बन आता है, तो मतलब पेंटिंग्स खराब हो जाती। तो वो लोग क्या करते थे कि केव के अंदर गड्ढे थे बड़े बड़े, और उसे पानी स्टोर करते थे, और साउथ से सन को रिफ्लेक्ट, एक सर्टेन पीरियड पे 2 घंटे वगैरह के लिए सन का रेज रिफ्लेक्ट होता था। और स्लो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ की तरह जानते हैं। लाइट इंसिडेंट होता था, अंदर में रिफ्लेक्ट होता था, और उससे वो लोग लाइट जनरेट करके आज से 1500 साल पहले पेंटिंग किया करते थे। और आई वॉज टेकन अबैक कि इन साधु संतों को, जो मैं मॉन्क्स को बेवकूफ समझता था, दे वर यूजिंग समथिंग कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू जनरेट लाइट, जो आज भी आर्किटेक्चर में हम अचीव नहीं कर पाते हैं। उससे वो पेंटिंग करते थे उसको। और वहां से मेरी जर्नी शुरू। पहले मैंने बुद्धिज्म को पढ़ना शुरू किया, बुद्धिज्म से कनेक्ट होकर उपनिषद हुआ, और जब रिलीजन्स को पढ़ना शुरू करते तो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाता है। और इट वॉज माई जर्नी बैक इनटू द इंडिक फोल्ड। और मुझे ऐसा रियलाइज हो गया, क्योंकि जैसे लोग एथिज्म की बात करते हैं, लेकिन अब जो आप इंडिक सिस्टम इतना डाइवर्स है, जैसे एक मीमांसा स्कूल एक था जिसके बारे में मुझे पता चला। मीमांसा में ऐसा होता है कि आप ट्रेडिशन पूरे फॉलो करते हैं वेद के हिसाब से, लेकिन आप बोलते हैं कि जो हमारे देवता है वो इमेजिनरी है। अब वो आस्तिक स्कूल से, मतलब एथीस्ट नहीं है वो स्कूल, वो कंप्लीटली ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल है जो पूरे ट्रेडिशन को फॉलो करता है। आप ये बताइए, वेस्टर्न एथीज्म के मॉडल में ये फिट कर सकता है, या फिर ये जिस तरह से इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी जिस तरह से एथीस्ट को देखता है उस कॉन्सेप्ट में फिट कर सकता है, या जैसे वो थीज्म को देखते हैं क्या वो फिट करता है? क्योंकि ये तो बोल रहा है भगवान इमेजिनरी है, लेकिन मैं रिचुअल पूरा करूंगा। तो जब मैं इतना डाइवर्स थॉट देखने लगा तो मुझे लगा कि there is nothing more diverse and more scientific and more rational, something which can accommodate anything than the Hindu ideas. Or certainly it cannot be kept on par with any religion. Perhaps जो वेस्टर्न एथीज्म है, या फिर जो एथीज्म है, या फिर कहीं ना कहीं निरीश्वरवाद है, वो कहीं ना कहीं इससे मिल करके आ सकता है हिंदू आइडियाज से, बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव, इट्स सो मच सपोर्टिव ऑफ साइंस, बट नॉट एनी अदर रिलीजन। बहुत जबरदस्त। और ये जो आपने, मैं असल में वहां गया था, पेंटिंग जो है वो एलोरा में है, राइट, इसमें है, अजंता में है।
जी हाँ, मैं एलोरा गया हुआ था कैलाश मंदिर देखने के लिए, एंड इट वाज रियली ऑसम। जब वहां पे जाके आप सारी चीजों को देखते हो, आप बस एक सोच में पड़ जाते हो यार। और उसका डेट बैक मेरे ख्याल से कुछ 1700 साल पहले का है। जी तो आप अचंभित रह जाते हो कि यार ये इतना प्रिसीशन के साथ ये लोग ने बनाया कैसे होगा यार, कैसे किया होगा, सिर्फ आप सोच में पड़ जाते हो। तो उसी से समझ में आता है कि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हमारे पास है। क्रेन है, रॉबर्ट्स है, सारी चीजें है, मशीन्स है, इंजिन्स है, उनके पास तो वैसा था नहीं। फिर वो लोग कैसे ये सारी चीजें कर लेते थे। अगर घर पे हमारे पास कोई टूल ना हो और कुछ चीज खराब हो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे करे कैसे करे। लेकिन वो लोग कैसे करते थे, तो जाहिर सी बात है दे वर वेरी इंटेलिजेंट, इससे पता चलता है। राइट और लोगों को ये चीज पता ही नहीं है क्योंकि बताया नहीं गया है। नहीं, दैट्स सो ट्रू। एंड सो द क्रक्स ऑफ द मैटर जो मैंने रियलाइज किया कि यू नो और और जैसे जैसे मैं फर्दर एक्सप्लोर करता गया, आई कुड सी दैट, मतलब nothing against Islam or anything as such, but what I observed that where whole of a world was very much आप ये बोल सकते हो प्रोग्रेसिव था। हर कोई हम्म। अपने आप को एक आगे के मोल्ड में आगे बढ़ाना चाह रहा था। जैसे यूरोपियन वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यूरोपियन वर्ल्ड में enlightenment comes into the being, so everyone began to think out of the box. Everyone wanted to do something great for the future. But and what I observed that the as far as the world of Islam was concerned, it was very much concentrated into one cocoon. मतलब एक अपने आप को एक बिल्कुल से बांध के रख लिया। उसने ये हम्म। डिसाइड कर लिया कि हम रैशनल थॉट्स पे नहीं जाएंगे, and where all other religions including the Hindu thought processes and everywhere it was more about कि हम अकोमोडेट करेंगे आइडियाज को, लेट्स डिबेट, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हुई। सो मतलब कम्युनिज्म के साथ साथ निकलते के साथ साथ जब एक समय मैं ये मानता था कि मतलब मेरे घर के पास एक दरगाह हुआ करता था तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर, वो फ्राइडे का मेरा पूरा ट्रेडिशन था, फ्राइडे को वहां जाना है। और सो अपने पिताजी के साथ में वहां जाया करता था। और बट ऑफ लेट आई रियलाइज दैट समथिंग एल्स इज देयर। जितना मैं इतिहास देखता गया उतना मुझे ये समझ में आता गया। एक सवाल आपके लिए है, इज योर बुक अवेलेबल इन वाटरस्टोन स्टोर इन यूके? नॉट वेरी श्योर उसके बारे में, लेकिन यूके में पेंगुइन बिकॉज यूके की ही ब्रांड है एंड दे हैव kept the book in Penguin UK वेबसाइट, तो आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल। यूके में अवेलेबल है, बट उस बुक स्टोर में है कि नहीं वो मुझे नहीं पता है अभी तक। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आभास जी ये है कि व्हाट वर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्लंडर्स अंडर मुगल्स? तो तभी सीधे हम जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जी सो व्हाट वर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्लंडर्स अंडर मुगल्स? सो एक आपको जो बात हमेशा बताया जाता है वो ये है कि मुगल आए और भारत को समृद्ध बना गए। और मतलब समृद्ध नहीं, दे मेड इंडिया रिचर। मतलब रिच था भारत तभी तो आए थे, मतलब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बना दिया। तो जो मैंने इंडिया टुडे की इस मीम का रेफरेंस दिया था वो 5 साल पहले आया था, कुछ बोल दिया था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, और वहां से मैटर इतना तूल पकड़ लिया कि लोग ये सब प्रूव करने लगे कि मुगल काल में भारत बड़ा समृद्ध था। तो वो ये था कि वो ये बताता था कि भारत का जो जीडीपी शेयर था, मतलब पूरे विश्व के जीडीपी में भारत का जो शेयर था उस मुगल काल में, वो तकरीबन 24.8 या 25% के आसपास था। तो मैंने उनका सोर्स देखा कि सोर्स क्या है, तो सोर्स निकला एंगस मैडिसन, जो कि जिन्होंने की कंटूर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी किताब लिखी थी 180 से 2030 एडी, मतलब कुछ उन्हें आगे का प्रोजेक्ट भी किया था और पहले का कुछ कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके सेट किया। तो वहां पे सही है भाई, 1500 वगैरह 1600 के आसपास 24.8 था हमारा जीडीपी शेयर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 1000 सी में हमारा जीडीपी शेयर 28% था। 1 सी में मतलब 180 में जीडीपी शेयर बस 32%।
अब भारत का जीडीपी शेयर जो सबसे पहली बार डाउन हुआ, इट वेंट डाउन इन द पीरियड ऑफ अकबर। नहीं तो चाइना से हमेशा हमारा जीडीपी शेयर ज्यादा रहता था। अब लोग ये बार बार बोलते हैं कि ब्रिटिश काल में बहुत ज्यादा प्लंडर हुआ, लेकिन अब पहले तो आपको ये पता चल गया कि भारत का जीडीपी शेयर मुगलों के आने से पहले भी बहुत ज्यादा था, मतलब उनके समय तो इनफैक्ट थोड़ा कम हो गया। लेकिन एक दूसरा जो नंबर होता है इकोनॉमी को समझने के लिए, वो जीडीपी पर कैपिटा। वही सेम बुक से जिसका रेफरेंस इंडिया टुडे ने दिया था, उसमें जीडीपी पर कैपिटा का रेफरेंस था, और जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है कि एवरेज इनकम ऑफ एवरीबॉडी, और वो जो ग्रोथ था वो 1500 से लेकर के 1820 के बीच में, यानी कि जो तक ऑलमोस्ट मुगल काल है, उसमें नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि लोग गरीब हुए जा रहे थे। और उल्टा हो रहा था मतलब। बिल्कुल, मतलब चलो ये मान लेते कि 24-25 जीडीपी शेयर उन्होंने मेंटेन करके रखा, मतलब जो सरकार है उस समय की मुगल सरकार, जो मुगलिया सरकार है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन जब लोगों की जो एवरेज कमाई है वो घटते जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों का एक्सटॉर्शन हो रहा है, लोग गरीब हो रहे हैं। और मैं उस सेम सोर्स की बात कर रहा हूं जो इसको उन्होंने कोट करके ये बताने की कोशिश की कि मुगल काल में ऐसा था। और इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश काल, जिसको हम इतना काला बताते हैं, उसमें भी सिर्फ 1913 से लेकर के 1950 तक नेगेटिव था हमारा जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ। यानी कि ब्रिटिश काल में 37 साल के लिए, 37 ईयर्स के लिए हमारा जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव था। लेकिन ये ऑलमोस्ट 300 साल जो पूरा मुगल काल था, उसमें हमारा जीडीपी पर कैपिटा नेगेटिव था। तो ये तो अंक है, आंकड़े हैं। अब उसमें वो कैसे हम समझ सकते हैं? अब जैसे बाबर जो था, ये बोलते बाबर आया वो यहीं का होकर रह गया, नहीं। बाबर यहाँ भारत में इसीलिए आया क्योंकि वो बाबरनामा में खुद बताता है कि यहाँ सोने चांदी अबंडेंट में बहते हैं, यहाँ पे लोग बड़े डोसाइल हैं जो काम करने को तैयार हैं, और उस वजह से यहाँ पे, और भारत किसी को भी साम्राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए जो अंपायर बिल्डर्स है, मतलब जो आपके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेबर काम करेंगे। आपको सोने चांदी चाहिए, पैसे चाहिए, वो था बाबर के पास। और जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हराया, उसके बाद जो यहाँ से लूट निकला, लूट को उसने उज्बेकिस्तान भेजा, लूट को उसने काबुल भेजा, लूट को उसने हर उस जगह भेजा जहां उसके लोग रहते थे। और ऐसा बोलते हैं, इनफैक्ट बाबर खुद बताता है कि उसके काल में उसने तकरीबन काबुल में हर एक को कम से कम एक चांदी का सिक्का दिया था। उस समय एक चांदी के सिक्के का बहुत कीमत हुआ करता था, और उसने हर एक किसी को एक एक चांदी का सिक्का भेजा था। उसके बाद बाबर फर्दर एक्सप्लेन पैसे मक्का भेजने की कोशिश किया था। उसके बाद अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, लेट्स कम टू द एरा ऑफ अकबर। अकबर के दौर में 1576 में जब इसने सूरत कैप्चर कर लिया था, तो सूरत को कैप्चर करने के बाद उसने ये ऐलान किया कि हज जो है वो सरकारी पैसे से भेजा जाएगा लोगों को, मतलब। और जहां तक मुझे पता है शायद हज के लिए आपको खुद से ही ये करके जाना चाहिए, एज पर द ट्रेडिशन या जो एक्चुअल रूल है। लेकिन ये जो हज था पूरी तरह सब्सिडाइज नहीं था, कंप्लीटली फंडेड बाय अकबर हुआ करता था। और जो पहला कारवान निकला हज के लिए, उस समय अकबर ने उस समय के हिसाब 6 लाख रुपए भेजे मक्का। 6 लाख रुपए, वो टाइम का 6 लाख, वो टाइम का 6 लाख। उस समय जस्ट टू गिव पर्सपेक्टिव, उस समय एवरेज एक, जैसे बार्बर की कमाई जो कि एक रिकॉर्ड है हमारे पास, उस समय बार्बर की साल की कमाई 3 से 4 रुपए होती थी। आप उससे, मतलब मैं पर्सपेक्टिव देने के लिए आपको बता रहा हूं, उस समय इन लोगों ने 6 लाख रुपए भेजे, और 1 लाख रुपए मक्का के शरीफ के लिए भेजा था, क्योंकि अकबर ये कोशिश कर रहा था कि उसको खलीफा बनने की पूरी मंशा थी। पूरी दुनिया में कब्जा करना था उसको। यस, उसको इस्लाम का शासक बनना था, उसको खलीफा बनना था। और वो खलीफा बन नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली, और उस समय ऑटोमन्स पावरफुल थे, ऑटोमन से खलीफा हुआ करते थे। तो जब वो ये सिलसिला, अकबर बार बार मक्का पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन जब फाइनली ऑटोमन्स ने देख लिया कि ये क्या चल रहा है, बार बार पैसे क्यों आ रहे हैं, तो दे किक्ड अकबर रियली हार्ड। और अकबर को रास्ता दिखाया जब भारत का वापस, कि अब तुम ये सब अपना नौटंकी बंद करो। तो अकबर ने बोला कि अब तो ये हो नहीं रहा है, तो क्या मैं दिन इलाही स्टैब्लिश कर सकता हूं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक ऑथोरिटेरियन
पावर बनना था, इसीलिए चालाकी दीन थी इलाही उसकी बना। वो। यस, और इसीलिए दीन इलाही बना। दीन इलाही इसीलिए नहीं बना क्योंकि जो लोग ये बताते हैं ना कि दीन इलाही क्योंकि अकबर सेक्युलर था, दीन इलाही इसलिए बना क्योंकि उसको ऑटोमन्स ने लात मार दिया, वो खलीफा बन नहीं सकता है, उसकी कोशिश सारी नाकामयाब हो गई है, तो उसने सोचा कि मैं खुद का एक नया रिलीजन बनाऊंगा। यार आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी साहिल, इस चीज के ऊपर मैं टकरे मार मार के थक गया था कि यार इस गधे ने दीन इलाही क्यों बनाया था। लाइक कोई सुनता आई नहीं था। कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि उसका एंगल ये था। यार इसके सारे सोर्सेज आपकी किताब में लिखे हुए हैं। यस, ये ये सारे सारे सोर्सेज आपने सोर्सेज बताए हैं, ये इस किताब में लिखे हुए हैं आपकी बुक में, या यू इस किताब और में आर यू गिविंग मी सम एक्स्ट्रा सोर्स? इस किताब में मैंने ज्यादा डिटेल नहीं दिया क्योंकि ये अकबर के बारे में किताब नहीं थी, ये कि जो कि मैन, बाबर के बारे। जी, आपने एक मेजर मुहिम्मा जो है ना वो आज सॉल्व किया है, कि जिसके बारे में मैं सोचता था कि यार इस गधे को दीने इलाही या दीने अकबरी निकालने की क्या जरूरत पड़ी थी, जब इसके पास पावर भी थी, सब कुछ था, इसको ये जलील होने की क्या जरूरत थी। दिस वाज समथिंग दैट आई नेवर थॉट ऑफ, कि जस्ट लाइक मोहम्मद जो है, इसने भी दीन के अंदर ला के अपने आप को बादशाह बनाने की कोशिश की, जैसे मोहम्मद ने की थी, सेम थिंग सेम थिंग। बट आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि ये इसकी गेम क्या थी पीछे से। यार ये सोर्सेस सर, ये कमाल ये बात कर सोर्स दी आपने। इसकी सोर्स मैंने दे रखी है बुक में। देयर इज द सोर्सेज ऑफ दिस इंसिडेंस इज देयर कि मक्का भेजा जाता था, और इनफैक्ट जब उसकी नाकामयाब हो गया खलीफा बनने का, तो इनफैक्ट जब वो दरबार में आया करता था तो ये उसने खुतबा लिखवाया था अपने लिए कि द रूलर ऑफ इस्लाम इज कमिंग। और जब ये सब फिर वहां उस समय जब मौलवियों को फिर ये खटकने लगा कि अकबर ये क्या कर रहा है, तो जब ये बात खटका तो अहमद शेर हिंदी, जो एक अहमद शेर हिंदी इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उस तरह देखा जाए तो। लेकिन खैर लेट्स नॉट गो देयर, बट अहमद शेर हिंदी और भी जितने मौलाना थे, बदौनी वगैरह, इन सबको बड़ा परेशानी होने लगा अकबर की हरकतों से। तो फिर जाकर के इसने सबसे मिलजुल करके सलाह करके इस्टेब्लिश किया दीन इलाही। और खैर दीन इलाही का मैं इसलिए ग्रेट बता रहा था रिसर्च मैन, क्योंकि ग्रेट यस, रिसर्च, ग्रेट रिसर्च, ऑसम। सो यहाँ पे फिर उसके बाद अकबर मक्का पैसा भेजना बंद कर दिया, लेकिन और भी पैसे अकबर के अलावा फिर उसके बाद जहांगीर ने ये सिलसिला जारी रखा मक्का पैसा भेजने का। उसके बाद फिर शाहजहां ने तो अति कर दी। अब जैसे शाहजहां का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, अब मेरा बचपन ऐसा था कि अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के बाद आगरा जाना है, और उस समय तो स्मार्टफोन हुआ नहीं करता, तो कोडैक का वो कैमरा आता था, उससे एक ताजमहल के सामने एक पिक्चर खिंचवाना है। एक ट्रेडिशन था, रिचुअल था, दिल्ली गए तो वो करना ही करना है। और ताज तो बड़ा ही मतलब आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूंगा सच में बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, एंड आई एम नथिंग अगेंस्ट ताज दैट वे। लेकिन इसको इट कैन नेवर बी द सिंबल ऑफ लव। ए पहला कारण ये था कि जिस हालात में ये बना वो बहुत ही मतलब दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ लव। सेकंड, दूसरी बात ये थी कि जब ये ताज कमीशन किया गया, अब इसमें दो ओपिनियन होगा। कुछ लोगों का ये क्लेम है कि वो मंदिर था, कुछ लोगों का ये क्लेम है कि वो पहले कोई स्ट्रक्चर था। आई हैव नॉट गॉन इनटू प्राइमरी सोर्स, तो इसलिए मैं इस पे कोई क्लेम नहीं करूंगा कि वो पहले क्या स्ट्रक्चर था, बिकॉज मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल आई डोंट वांट टू फॉल इन ट्रैप ऑफ इमोशंस। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वो पहले स्ट्रक्चर था कि नहीं, लेकिन उस वक्त तकरीबन 4 करोड़ रुपए, रुपया का मतलब उस वक्त सिल्वर कॉइन होता था, कमीशन किया गया 4 करोड़ 4.18 करोड़ सिल्वर कॉइन से ये स्ट्रक्चर। अब वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ या नया बना, इरेस्पेक्टिव इतने पैसे डाले गए। अब ये वो दौर है जब सूरत, मालवा और दक्कन में बहुत ही गंदी अकाल आई है, और वो अकाल भी लाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1943 में विंस्टन चर्चिल ने एक अकाल लाया था बंगाल में, उसके लिए आज तक मार्क्सवादी एंड एवरीवन सी कॉल चर्चिल एज अ जेनोसाइड मेकर। फेयर एनफ, ठीक है, उसने किया तो यू शुड कॉल हिम दैट, जो हरकत उसने की। लेकिन
जो ये शाहजहां ने अकाल लाया, और शाहजहां ने अकाल कैसे लाया, तो शाहजहां के बायोग्राफर थे लाहौरी। शाहजहां के बायोग्राफर लाहौरी के हिसाब से जो इस रीजन के जो उसके गवर्नर थे, उन्होंने रिबेल कर दिया मुगलिया सल्तनत के खिलाफ। जब उन्होंने रिबेल कर दिया और आदिल शाही से हाथ मिला लिए, जो कि दुश्मन है इनके अभी, तो शाहजहां ने बोला कि अब, और ये सारी जो जगह है डेक्कन मालवा बड़े फर्टाइल लैंड है, उनसे उसमें वहां से तकरीबन 53% रेवेन्यू उठाता था शाहजहां। अगर ये मेरा नहीं हो सकता है तो किसी का नहीं हो सकता है। उसने अपने सैनिक भेजे और सैनिकों ने सारे फसल नष्ट कर दिए, फसल भी नष्ट किए। और होता क्या है कि जब घोड़े घोड़े चलते हैं जमीन के ऊपर, तो कुछ सालों के लिए वो मिट्टी थोड़ी बंजर सी हो जाती है, आप उस पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन थोड़ी सी मतलब थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाती है टू ग्रो समथिंग। उस साल बारिश नहीं आई 1630 और 31 में, अब बारिश नहीं हुई, फसल नष्ट कर दिए गए। उस वजह से एक ऐसा अकाल आया जिसमें तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए। और जब 7.5 मिलियन लोग मारे जा रहे हैं, तो 1631-32 में ये आदमी कमीशन कर रहा है ये ताजमहल, जबकि ये अकाल भी लाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। और सिर्फ इसने अकाल ही नहीं लाया, और इसको बहुत अच्छे से लाहौरी ने खुद एक्सप्लेन किया। और अकाल का जो दयनीय हालत था, वो आंखों देखा हाल पीटर मुंडी ने बताया, जो कि पीटर मुंडी ट्रैवलर था। पीटर मुंडी बताता है कि उस वक्त हालत ऐसी थी कि पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ द डेड, यहां तक कि पीपल आर ट्रेडिंग फॉर गोट मीट फॉर द डॉग मीट। लोग अपने बच्चे को एज अ स्लेव सेल कर दे रहे हैं कि कम से कम जिंदा तो रहेगा। और ये सब आंखों देखा विवरण लाहौरी ने भी दिया है, जो कि बायोग्राफर है शाहजहां का। तो अब ये, और अब आप ये बोलो कि लोग ये जैसे ओवैसी लोग जैसे लोग बोलते हैं कि हम ताज ले जाएंगे तो क्या करोगे। अरे भैया, ताज बना यहाँ के लोगों के खून से, क्योंकि उन्हीं से आपने टैक्स लेके एक्सटॉर्ट करके इतने पैसे लाए जो अकाल से मर रहे थे। आर्टिजन्स आपके हिंदुस्तानी थे, और इसका बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि बाबर नाम है, बाबर ये बताता है जो अमीर तैमूर की जो मुसोलियम है, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है समरकंद में आर्किटेक्चर के नाम पे, जो कि ताजमहल से भी छोटा है। वो बोलते हैं हमको आर्किटेक्चर सिखाए, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है वो भी ताजमहल से छोटा है। आप सब, और उसको बनाने के लिए भी हिंदुस्तानी आर्टिजन्स लगे थे, और ये बाबर बता रहा है। और ताजमहल के लिए भी ऑब्वियसली हिंदुस्तानी आर्टिजन, हिंदुस्तानी पैसा, हिंदुस्तानी खून। तो पहला तो ताजमहल इज एवरीथिंग बट अ सिंबल ऑफ लव, वो एक जेनोसाइड सूचक है, इट्स अ सिंबल ऑफ जेनोसाइड, क्योंकि 7.5 मिलियन लोग मारे गए थे, उनके खून से ये बना है जो, और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं जो सिंबल ऑफ लव एंड व्हाट नॉट। तो अब इकोनॉमिक, मतलब दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इकोनॉमी। और उसके बाद औरंगजेब ने तो खैर इस्लामिक कॉज पे इतना इन्वेस्ट किया था। उसके बाद 1753 वगैरह के आसपास जब मुगलिया सल्तनत ऑलमोस्ट कमजोर सी हो गई है, मतलब उनका मराठों ने उनको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, सो दैट्स द पीरियड व्हेन उन्होंने इराक में एक कैनल बनवाया था, नहर बनवाया था, जिससे पूरे इराक का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब उनके पास उतने पैसे अभी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने फंड किया उस प्रोजेक्ट को। दे फंडेड दैट प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया, कि वहां पे वो बने, एंड दिस वाज फॉर अ मुस्लिम कॉज, कि मतलब बिकॉज मुस्लिम कंट्री है तो वहां पे वो कंट्रीब्यूट करते। लेकिन इन्होंने भारत में कोई कैनल वगैरह नहीं बनवाया, ना यूनिवर्सिटी बनवाया, ना कुछ बनवाया। सो इकोनॉमिक प्लंडर वाज एट वेरी डिफरेंट स्केल। और इसका फ्रैंको बर्नियर ने भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। देयर वर सो मेनी यूरोपियन ट्रैवलर जो आकर के पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे कि इकोनॉमिक प्लंडर कैसे हो रहा है। और इरफान हबीब बताते हैं कि अकबर सबसे बड़े एक्सटॉर्शनिस्ट था, ही एक्सटॉर्टेड मनी द मोस्ट, और अकबर सबसे होर्ड भी करता था मनी, ही वाज अ बिग होर्डर। सो इकोनॉमिक हालत भारत की, जो मैंने पहले बताया, जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी, तो ऐसे ही नहीं हो गई थी, ये सब कुछ चल रहा था वहां पे। जी, थैंक यू सो मच आभास जी, इतने जबरदस्त तरीके से आपने इसको पूरा बताया हम सबको, हमारे व्यूअर्स को। एक सवाल आपसे मीनवाइल जो बुक से रिलेटेड होगा मैं लेते जा रहा हूँ, साथ ही साथ अगले सवाल पे आगे बढ़ने से पहले। पूजा जी कह रही है वी नीड दैट बुक इन कन्नड़ा ट्रांसलेशन। आई थिंक इसका जवाब इन्होंने ऑलरेडी दे दिया था।
और एक था आपके लिए क्वेश्चन, नहीं किसी ने तो लिखा था कि वो किताब जो है आपकी यूके में कुछ 28 यूरो की कुछ पड़ रही है उनको। ओके। हाँ वो एक लिखा था किसी ने। यार अगर हमारे आभास जी के लिए कोई सवाल हो तो रेडी रखिएगा। दी ऑप्शन बायर कह रहे हैं भाई डिड सीन बेलूर हालीदू टेम्पल एंड हम्पी टेम्पल। मेरे ख्याल से डिड यू सी बेलूर हालीदी टेम्पल एंड हम्पी टेम्पल, ये पूछ रहे हैं आपसे। जी जी, मैंने देखा है। दे आर अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट यार क्वेश्चन बिफोर आपसे भी ये है कि आप ये बिफोर आप क्लेम अगले करते क्वेश्चन हैं। पे जाएं, हाँ हाँ जी, बिफोर आप अगले क्वेश्चन पे जाएं, मैं डेफिनेटली हमारे भाई को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस हिस्ट्री को बयान किया। आपके चैनल पे काफी लोग पहले से भी आए हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स को रखा है। साहिल साहब, I think one of the जी best articulation of the history of the Mughals were described by uh, our brother over here. Very बिल्कुल awesomely सही कहा आपने। described, Abbas. I'm listening and I'm 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 amazed, mesmerized जिस तरीके से आपने इन चीजों को मिक्स किया है और डिस्क्राइब किया है। Awesome, well done job, man. थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा है एडम साहब। जो जिस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत आसानी से बता रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे क्या हुआ होगा। दैट फ्लो इज नॉट मिसिंग। तो थैंक यू आभास जी।